स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में। हमने पिछली बार बात किया था एक्सो प्लैनेट्स के बारे में, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में। तो यहाँ पे समझिए वो वही रूल अप्लाई होता है। हैबिटेबल प्लैनेट्स जब भी कोई बात कर रहे हैं जनरली वो बात करता है सोलर सिस्टम के बाहर, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बाहर के बारे में बात हो रहा है, प्लूटो नॉट इंक्लूडेड। तो ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। एक्सो प्लैनेट के अंदर एक कैटेगरी होती है जिसे हम लोग हैबिटेबल जोन में डालते हैं। तो यहाँ पे वही समझिए हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ साइन देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास कोई फास्टर देन लाइट ट्रैवल टेक्नोलॉजी नहीं है जो जाके हम लोग वहाँ एक्चुअली चेक कर लें। तो सिर्फ हम लोग हमारे पास साइन है, और वो सब साइन से हम लोग गेस लगाने की कोशिश करते हैं कि या ये हैबिटेबल हो सकता है या नहीं। गारंटी नहीं दी जा सकती। प्लैनेट का हम लोग गारंटी दे सकते हैं कि नहीं तुम इस स्टार सिस्टम पे जाओ तो यहाँ प्लैनेट मिलेगा, वो कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि लाइफ है कि नहीं, वो थोड़ा अभी हमारे लिए अनसर्टन है। तो यहाँ पे समझिए किसी भी चीज़ को साइंस में कंपैरेटिवली किया जाता है, यानी कि बेंचमार्किंग किया जाता है। जैसे कि आप बोलते हैं 10 किलो, 10 किलो क्या भारी है कि हल्का है? तो आप किसी की चीज़ के कंपेयर में होगा, जैसे 10 किलो का एक लैपटॉप भाई कुछ ज़्यादा भारी हो गया, वहीं 10 किलो का कंप्यूटर बहुत हल्का हो गया। तो वैसे ही समझ सकते हैं कि बेंच मार्किंग करनी पड़ती है। यहाँ पे हमारा साइंस का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, जनरली साइंस में हर चीज़ के कई सारे वेरिएशन मिलते हैं। जैसे रेडिएशन है तो रेडिएशन में भी खूब सारे वेरिएशन है, स्टार्स है उसमें खूब सारे वेरिएशन है, मून्स है हमारे केस में, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में चांद का तो भरमार लगा हुआ है। मतलब हमारे पास एक ठो है, अगल बगल में दो तीन ठो है, फिर जुपिटर सैटर्न तक जाते हैं तब तो ले बम बम मून पड़े हुए। तो हमारे पास मून का एकदम वैरायटी है स्टडी करने के लिए। लाइफ के केस में हमारे पास वैरायटी जीरो है, हमारे पास सिर्फ एक प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। तो हमारा पूरा बेंचमार्क सिर्फ इसी प्लैनेट के बेसिस पे बना है। मतलब ये प्लैनेट जैसा होगा वैसे ही हो सकता है। ऐसा आराम से हो सकता है कि जो प्लैनेट को अभी हम लोग इनहैबिटेबल मान रहे हैं, यानी यहाँ लाइफ नहीं हो सकता, वहाँ लाइफ से बम बम भरा हो, लेकिन हमारे पास कोई डेटा नहीं है। बेंचमार्किंग का डेटा हमारे पास सिर्फ एक जगह का है। तो ये हमारा एक टेक्निकल लिमिटेशन कि लाइफ का जो भी क्राइटेरिया हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है किसी, लेकिन वो यहाँ पे है। इसी बेसिस पे हम लोग एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, मतलब एक जगह देख लिए तो ऐसा ही खोजने की कोशिश की जा रही है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बहुत जगह पे लोग वैसा वैसा चीज़ नहीं खोलते। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं क्या होगा अगर यूरोपा में लाइफ हो। हम लोग कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारे पास यही है। और अगर हम लोग मान लीजिए यूरोपा में कल को मिशन कर लेते हैं, कल खोज लेते हैं, तब बात अलग है, लेकिन अभी तक वैसा हुआ नहीं है। तो इसी कारण से हर कोई, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पे रिसर्च हो रहा है वो सिर्फ इसी बात पे हो रहा है कि धरती जैसे प्लैनेट को खोजो। क्योंकि एक तो हम लोग को पता है कि धरती जैसा प्लैनेट है, उसमें लाइफ है, तो एक तो गारंटीड हो जाता है। तो बाकी चीज़ के बारे में देखते हैं। तो बात करते हैं एक जोन आपको खूब बार बार सुनने को मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं हैबिटेबल जोन। तो ये पे गोल्डी लॉक जोन भी कहा जाता है। तो ये समझिए कि हम लोग वैसा कर कह रहे हैं, जोन के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तिकड़म ये है, वाटर इज की टू लाइफ। हमारे पृथ्वी पे वाटर लाइफ का मतलब बेसिस बना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए वाटर स्टेबल है, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर उड़ नहीं जाता, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी लिक्विड ही रहता है। मतलब उसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है, 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री का रेंज सेल्सियस के स्केल में वो रखता है अपने पास चिल रखने के लिए। तो काफ़ी बड़ा रेंज मिलता है। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि ठंडा में तुरंत जम जाता है या गर्मी में तुरंत भाप बन जाता है, थोड़ा रेंज मिलता है। प्लस वाटर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे, यानी कि इसमें लगभग कुछ भी मिक्स किया जा सकता है। तो लाइफ का टिगड़म उगड़म होने के लिए ये बहुत अच्छा मीडियम रहा। क्या पत्थर के ऊपर लाइफ हो सकती? नहीं, पत्थर रिएक्टिव नहीं है, पानी रिएक्टिव है। तो इसीलिए पानी हमारे मतलब इस पृथ्वी पे जान डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम लोग पानी को खोज रहे हैं। अब ठीक है, पानी से लाइफ आएगा, तो पानी के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? ठीक है, लाइफ के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी के लिए क्या चाहिए? पानी के लिए चाहिए आपको टेम्परेचर। तो जैसे वैसे वाटर इज द की टू लाइफ, टेम्परेचर इज द की टू वाटर। तो वाटर हम लोग खोज रहे हैं। हम लोग को पता है एक स्टार है, स्टार का लुमिनोसिटी, उसकी साइज, उसका ग्रेविटेशनल वेरिएंस करके हम लोग एक एस्टिमेट डाल सकते हैं कि वो इतना ब्राइट है। जैसे मान लीजिए वो 100 वाट का बल्ब मान के चल रहा है, तो 100 वाट के बल्ब के बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे जल जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर होंगे जम जाएंगे। तो जस्ट राइट होता है कि यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ये एक बैंड बनता है। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि पृथ्वी सूरज के वैसे बैंड में है, ये बात एकदम 100% सही है। लेकिन ये बात भी समझिए, ये बैंड बहुत मतलब प्रिसाइस नहीं होता, धागा जैसा नहीं होता, ये बहुत बड़ा जोन होता है। और आपका प्लेनेट का एटमॉस्फेयर कैसा मिक्स है उसके हिसाब से डिपेंड करता है वो कितना दूर तक आगे या पीछे हो सकता है। तो लेकिन ये ऐसा चीज़ है जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं कि ठीक है, मान लीजिए कोई भी स्टार सिस्टम को देख रहे हैं, स्टार का साइज ये है। अगर मान लीजिए सीधे एज ऑन उसका और इलिप्टिकल प्लेन सीधे एज ऑन आप देख रहे हो, तो ठीक है, पता चल जाएगा वो कितना टाइम लेता है ऑर्बिट करने में। आप इक्लिप्स का इस्तेमाल लगा के कर सकते हैं कि अच्छा हाँ उसको 2 साल लग रहा है, मतलब 1 साल बनाने में। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप डायमीटर का हिसाब लगा सकते हो कितना दूर है, तो क्या वो जस्ट राइट जोन में आता है कि नहीं। क्योंकि हम लोग कुछ कुछ तो एकदम पता है कि एकदम बहुत सट गया हो, कोई भी एटमॉस्फेयर उसको नहीं बचा सकता। बहुत ज़्यादा दूर है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं बचा सकता। तो हमारे पास
पास एक जोन तो आ ही जाता है। तो अगर मान लीजिए सोलर सिस्टम जैसा चीज़ कोई हम लोग को बाहर दिखता है, या हम ही लोग को, इंसान को बाहर ले जाके सोलर सिस्टम को दिखाते हैं, देखो सोलर सिस्टम को, तो सोलर सिस्टम में 3 प्लैनेट है जो जोन में आ जाता है। मरकरी नहीं आता, वीनस आता है, अर्थ आता है, मार्स आता है, ये तीनों ग्रीन जोन में आते हैं, लेकिन अर्थ के पास है लाइफ। तो ये जोन का गारंटीड नहीं होता कि जोन में है तो सब बल्ले बल्ले, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया एटमॉस्फेयर भी बहुत चीज़ कंट्रीब्यूट करता है। तो जोन हमारे पास समझिए कि रफ नैरो डाउन रहता है, जो हम लोग को पता है कि कोई प्लूटो जितना दूर है, जैसे हमारे सन से प्लूटो जितना दूर है उतना दूर है, और स्टार बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। जैसे ब्लू स्टार हो जो बम बम ब्राइट हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली अगर ब्लू जाइंट नहीं है तो पता है कि उतना दूरी पे वो जम ही जाएगा। तो वो सब हटा दे, ये समझिए हमारे पास एक पहला फिल्टर है कि तुम उस सही जोन में ही नहीं हो तो तुम्हारा टेम्परेचर सही नहीं होगा, टेम्परेचर सही नहीं होगा तो पानी सही नहीं होगा, पानी सही नहीं होगा, हम लोग जिस तरीके की ज़िंदगी को देखते हैं, जिस तरह की लाइफ को समझते हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसीलिए जोन के पीछे सब लोग भागते हैं, हैबिटेबल जोन, गोल्डी लॉक जोन, ये सब पूरा खेला उसी चीज़ के लिए। और ये जोन काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी रेंज होता है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर का। तो मैंने बताया एटमॉस्फेयर सब चीज़ कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मार्स में एटमॉस्फेयर कोई दे दिया जाए, बम बम एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का, 1-2% ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसके पास आ जाता है वो बम बम हो जाएगा। तो बोलेंगे 1 मिनट, उसमें तो 99% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैं 1% क्यों बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ धरती के कंपेयर में, धरती का एटमॉस्फेयर का PSI है 15 PSI। अगर आप मार्स पर जाते हैं तो 1 PSI भी आपको नहीं मिलने वाला, 0.01 है, मतलब ऑलमोस्ट रॉ वैक्यूम जितना है। तो वहाँ पे मतलब समझिए अगर धरती जितना एटमॉस्फेयर है और कार्बन डाइऑक्साइड 1 या 2% रहे, वो कोई टेंशन नहीं, एकदम बम बम धरती जैसा चिल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, मतलब चिल हो जाएगा ऐसे लाइक रहने लायक हो जाएगा, ना कि ठंडा हो जाएगा, ठंडा भी है। तो समझिए एटमॉस्फेयर हर चीज़ कंट्रोल करता है। वहीं पे देखिए वीनस जो है, वीनस हम लोग को काफ़ी कन्फ्यूजन है, और वीनस के चलते हम लोग को पता चला कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना सीरियस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वीनस मरकरी के बाद आता है, मरकरी ठंडा है वीनस से। भाई ये कैसे हो गया? क्योंकि मरकरी का दिन वाला साइड बम बम गर्म हो जा रहा है, रात वाला साइड ठंडा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। वीनस में भी ऐसा होना चाहिए कि मतलब ठीक है, जो साइड दिन में गर्म होगा, जो रात में ठंडा होगा, उसका एटमॉस्फेयर के चलते जो गर्मी घुसती है वो निकल नहीं पाती, एक दिन में कुछ नहीं होगा। लेकिन हर दिन जो समझिए अकाउंट में सालों पैसा डाल रहे हैं, लेकिन उसको कोई निकाल नहीं रहा है। तो ऐसा करते करते सालों साल के बाद मतलब वहाँ पे सल्फर की बारिश होने लग गई, पूरा मतलब हेल्सकेप बन चुका है, यानी कि नरक का ज़मीन बन चुका है एकदम वहाँ पे। तो ये हम लोग को एटमॉस्फेयर से पता चला, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रन अवे पहुंच गया है। इसीलिए धरती में भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफ़ी लोग सीरियस हैं कि अगर रन अवे पकड़ लिया, मामला बहुत गंभीर हो सकता है। ये सब 100-200 साल में नहीं होगा, लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर एक बार गाड़ी खुल गई तो ब्रेक नहीं लगाया जा सकता। तो वो समझिए कि एटमॉस्फेयर समझना बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर का एक सबसे अच्छी बात होती है कि हर एटमॉस्फेयर में सिग्नेचर होता है, क्योंकि लाइट के जितने भी सोर्स होते हैं उसे अगर आप प्रिज्म से डालते हैं तो उसमें आपको सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। ये सिग्नेचर को आप क्रॉस चेक करके बहुत अच्छे से डिटेल बता सकते हैं। जैसे कि ये स्टार है, ये स्टार कौन खींचता है, यानी कि इसे मतलब ऑब्वियसली जो लोग बोलते हैं रेड डॉर्फ हो गया, ब्लू जाइंट हो गया, ऐसा नहीं कि वो ब्लू दिखता है या रेड दिखता है, वो वाइट का वाइट ही दिखेगा। ये समझिए वाइट बैलेंस जैसा होता है। तो कैमरा में जब भी आप कोई वाइट पेपर का फोटो खींचते हैं तो ब्लू जब करते हैं तो ब्लू पेपर थोड़ी हो जाता है, वो थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा ठंडा है, और हमारा आंख ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो लाइट ऐसा मत समझिए कि जब कोई बोल रहा है रेड जाइंट तो मतलब बाहर ऊपर देखिएगा तो आपको लाल दिखेगा, वैसा नहीं होता है। मतलब वो कलर में थोड़ा सा टिंट आपको लगेगा कि थोड़ा सा रेड जैसा है। तो उसमें चेंज क्या हो रहा है, उसमें सिग्नेचर जो है, ये सब आप सिग्नेचर देखें, यानी जहाँ पे लाइन खींचे जाते हैं, जो डार्क सिग्नेचर आता है मॉलिक्यूल्स का, वो खिसका रहता है। इसको देख के हम लोग एकदम गारंटी दे सकते हैं कि इस स्टार में ये सिग्नेचर है। अब स्टार के सामने से जब भी प्लैनेट गुजरता है, प्लैनेट्स के थ्रू लाइट आएगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली प्लैनेट भले ओपेक है लेकिन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर तो ओपेक नहीं होगा ना, तो उसके थ्रू थोड़ा लाइट आ जाता है। उस लाइट में ये सिग्नेचर शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके आया, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के थ्रू गुजरा तो उससे असर तो पड़ा। तो ये हमारे पास 2 डेटा पॉइंट आता है, बिना प्लैनेट के बाद, ये दोनों को काउंटरैक्ट करके हमें सिग्नेचर मिल जाता है। ये सिग्नेचर का इस्तेमाल करके हम लोग बता सकते हैं कि उस प्लैनेट में ये एटमॉस्फेयर है। तो ऐसे ही करके हम लोग काम करते हैं, और हम लोग को चाहिए राइट मिक्स। कैसे? मान लीजिए किसी प्लैनेट में खूब कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉट दैट यूजफुल फॉर अस। लेकिन मान लीजिए किसी प्लैनेट पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मीथेन है, तो यानी वो स्टेबल किसी और कारण से हो सकता है। और कुछ कुछ केसेस में काफ़ी सारे रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स अगर एक्टिव हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये सिग्नेचर से कुछ तो तिगड़म हो रहा है। जैसे कि धरती में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टेक्निकली नहीं होना चाहिए किसी भी एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन हमेशा किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके स्टेबल पोजिशन में जाना चाहिए। जैसे कि वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, तब वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे धरती है, धरती के केस में वो मिट्टी से रिएक्ट करके उसमें आयरन ऑक्साइड बना देगा, इधर उधर वाला कुछ तिगड़म कर दे, ताकि वो स्टेबल रहे। ऑक्सीजन के तौर पे नहीं रहेगा। तो धरती में ऐसा क्यों है? क्योंकि धरती में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस रिप्लेनिश करता रहता है ऑक्सीजन को। तो इसी कारण से अगर हम लोगों को कोई दूसरा प्लैनेट दिखता है जहाँ पे कोई रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे कि मीथेन हो गया मान लीजिए, और हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई नेचुरल प्रोसेस हो ही नहीं जो इसको बना सके, ऐसे नेचुरल प्रोसेस बहुत होते हैं, लेकिन बड़े पैटर्न में स्टेबल तौर से रहना थोड़ा सा मतलब एक समझिए हिंट होता है। मतलब ये समझिए जैसे हम लोग हैबिटेबल जोन एक हिंट टाइप दे रहा है, ये भी
एक हिंट दे रहा है कि अगर आपको प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा मिल रहा है जो रिएक्टिव है, बहुत अच्छा चांस है कि वो ये हो सकता है लाइफ बेस्ड हो सकता है। दूसरा, बहुत सारे एडवांस केमिकल हैं जो कि नेचर में नहीं बनता, जैसे CFC है। CFC जो हम लोग अपने रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली वो नेचर तो नहीं बनाता है, और तिगड़म वाला चीज़ है वो बनेगा भी नहीं नेचर से। तो अगर वो किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में दिख रहा है तब तो गारंटीड हो जाएगी कि हाँ भैया इसमें एलियन लाइफ फॉर्म है। तो इसीलिए समझिए कि जब भी ट्रांजिट होता है, सारे स्पेक्ट्रम ग्राफ का इस्तेमाल करके जितना डेटा निकाल सके निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका सिग्नेचर हम लोग एक्चुअली देख सकते हैं। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तो हम लोग को आराम से दिखेंगे। जैसे अगर मान ली धरती को कोई दूर से दिख रहा होगा तो उसको दिख जाएगा कि भैया हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जरूर दिख जाएगा। उसको इसमें बाकी चीज़ में खोजने में जरूर दिक्कत होगा कि भैया आर्गोन है कि नाइट्रोजन है, मतलब आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब जो हम लोग कहते हैं अदर गैसेस उसको समझने में दिक्कत होगा। लेकिन नाइट्रोजन का इतना बड़ा परसेंटेज है, दूसरा ऑक्सीजन का परसेंटेज, ये आराम से दिख जाएगा। तो इसे ऐसे करके हम लोग एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा डेटा डाटा है, ठीक है, आपने बता दिया वो जोन कौन सा है, उसके बाद उसमें एटमॉस्फेयर कैसा, ये दो मिला के हम लोग को एक थोड़ा रफ आइडिया आ जाता है कि ये प्लैनेट हैबिटेबल हो सकता है कि नहीं। अब बात करते हैं, बहुत सारा प्लेनेट में अननोन हो सकता है, जैसे कि हम लोग इंसान इस जगह पे तो गारंटीड नहीं है कि सब चीज़ बल्ले बल्ले या कई सौ साल तक बल्ले बल्ले रहेगा। आराम से हो सकता है कुछ साल पहले तक सब चीज़ सही नहीं था, और धरती के केस में कई बार मास एक्सटिंक्शन इवेंट हो चुके हैं, जैसे कि सुपर मैसिव वॉल्केनो का बूम हो जाना, या कोई एस्ट्रॉयड आके कुछ जरूरत से ज़्यादा ही पर्सनल एक्सीडेंट मत कर दे। तो बहुत सारी चीज़ होता रहता है। तो ये बहुत सारे अननोन्स हम लोग को गेस करके चलना पड़ता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम लोग सीधे सीधे देख ही नहीं सकते। प्लेनेट आप देख रहे हैं, आप वहाँ शिप भेज देते हैं कि ठीक है हम लोग वहाँ जाते हैं, जैसे अल्फा सेंचुरी में काफ़ी बात चल रहा है कि स्टार शॉट मिशन से कुछ किया जाए। तो मान लीजिए आप वहाँ भेज देते हैं, बाद में जाके पता चलता है कि ले प्लेनेट है, उसमें खूब रेडिएशन है, क्योंकि रेडिएशन तो बाहर से दिखेगा नहीं। फिर उसका विंड स्पीड है, जैसे मान लीजिए आप सब चीज़ देख लीजिए, विंड स्पीड के बारे में आप कैसे हिसाब रखो जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं। विंड स्पीड मान लीजिए कि ऐसा हो कि वो प्लेनेट में हमेशा सदियों सदी उसमें तूफान ही चलता रहा, वहाँ तो आप टेरा मतलब सब चीज़ बल्ले बल्ले हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन मतलब ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर है, अभी गए अभी सांस ले, लेकिन हर टाइम उसमें तूफान चलता रहेगा तो कैसे रहेंगे। तो आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना, तूफान बहुत लंबा थोड़ी चलता है, जैसे जुपिटर सब में 800-900 साल से तूफान चल रहा है, तो समझ लीजिए कुदरत में बहुत ऊट-पटांग मिक्सचर हो सकता है। तो आपको आराम से एक प्लैनेट मिलेगा जो बम बम है, सब चीज़ मैच कर रहा है धरती जैसा, बस वहाँ इतना ज़्यादा रेडिएशन है कि इंसान ना जा सकता है ना ही लाइफ अच्छे से रह पाएगी, क्योंकि वो रेडिएशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन बहुत जल्दी कर दे रहा है। विंड स्पीड बहुत अनस्टेबल कर रहा है, तो हर चीज़ इरोडेड हो सकता है। फिर टेक्टोनिक स्टेबिलिटी, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट जो है वो कितनी स्टेबल है, बहुत अनस्टेबल रहेंगे तो उसका कोई सरफेस ही नहीं हुआ जिसमें लाइफ लंबे टाइम तक टिके और कुछ कर पाए। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटी चीज़ें जिसके बारे में आप और हम नहीं सोचते जब तक, और जान भी नहीं सकते, अगर मान लीजिए देख भी लेते हैं जान भी नहीं सकते जब तक वहाँ जाके देख लें। तो ऐसा मत समझिए कि जब भी कोई बोला कि धरती का कोई ट्विन मिल गया गारंटीड नहीं है, ये सब समझिए हम लोग कई सारे पजल्स को पीसेस को जोड़ रहे हैं साथ में। तो दिख रहा है कि अरे इसमें इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, यहाँ कुछ हो सकता है, वो प्लैनेट का ऐसा जोन में, मतलब अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में। तो समझ हमारे पास दो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, उसको देख के हम लोग कर रहे हैं कुछ हो सकता है। कोई भी अगर आपको कह रहा है कि नहीं ये एकदम धरती जैसा है, एकदम 99% मैच करता है, नहीं वैसे नहीं हुआ। जब तक हम लोग वहाँ जा नहीं सकते, जब तक वहाँ जाके एक्चुअली चेक नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो दूर से दिखेगा नहीं। ठीक है, आप एटमॉस्फेयर सिग्नेचर देख लिए, मैंने बताया जैसे हमारे केस में दो बड़े कंपोनेंट दिखे, बाकी का क्या, और मान लीजिए बाकी में कोई टॉक्सिन रहा तब बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो अननोन के बारे में सोच के चलना होता है, इसीलिए बस भावना मत जाइए ट्रैपिस्ट वन में दिख गया तो सब चीज़ बल्ले बल्ले, वैसे नहीं होता है। ठंडे दिमाग से, शांति से। तो अब बात है हमारी उम्मीदें क्या है। ये फील्ड, साइंटिफिक फील्ड ग्रो कर रहा है, जैसे एक्सोप्लैनेट की फील्ड हमारी चली गई, अरे होना तो चाहिए लेकिन हमारे पास कोई औजार नहीं है जैसे देख पाए, तो उससे वहाँ से चल के हम लोग धर 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 2009 से केपलर मिशन के बाद चला के एकदम प्लैनेट पे प्लैनेट बनाए जा रहे हैं, 20-30 हज़ार प्लैनेट्स तो अब तक पहुँच जाएंगे कुछ साल के अंदर। तो मतलब गाड़ी तो खुल चुकी है, तो वहाँ टेंशन नहीं है। तो अब वो सब प्लैनेट मिल रहे हैं, बड़े बड़े प्लैनेट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो छोटे छोटे प्लैनेट को खोजने में दिक्कत होता है, लेकिन छोटे केसेस में जनरली होता है कि वो बहुत नज़दीक है, जैसे मरकरी छोटा है तो बहुत नज़दीक है, तो वो सब देखना भी आसान हो जाता है क्योंकि इक्लिप्सिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। धरती जैसा प्लैनेट खोजा थोड़ा तिगड़म वाला, लेकिन हमारा औजार जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी हमने एक ट्रैपिस्ट भेजा है, ये बहुत बढ़िया मतलब ऑलमोस्ट पूरा स्काई को कवर कर लेता है, बम चीज़ है। ऐसा करके 5-6 सैटेलाइट्स और भेज दिए जाएँ जो इसको स्टडी कर सके, तो ज़्यादा बड़ा कैटलॉग है। प्लस इसके बाद हम लोग को हमारा औजार का नंबर तो बढ़ाना ही है, प्लस औजार की क्वालिटी बढ़ानी है। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप भले वो यूजलेस हो गया क्योंकि इसका दाम पागलपंती से ज़्यादा भाग गया, और अब तो सब लोग कह रहे हैं भैया इसकी जगह पे 3 से 4 मिशन का पैसा ये अकेले खा चुका है। और कोई भी साइंटिस्ट आपको बताएगा एक मिशन कभी भी ओवर से ज़्यादा नहीं होता, 4-5 ठो करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अब लगा चुके हैं पैसा, तो करें क्या। तो इसमें तो कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए इसका नेक्स्ट जनरेशन वाले टूल्स जो कि मतलब इससे भी बेटर होंगे, जो गलती इसमें हुई उससे सीख के और बेटर और एडवांस इक्विपमेंट
खंड बनाए जाए, तब जाके प्लैनेट का एटमॉस्फेयर का और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। अभी हमारे पास बहुत कम औजार है, बहुत कम है, तब हम लोग को इतना बम बम दिख रहा है, तब हम लोग को अरे ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट का मतलब कितना मतलब ऑर्बिट साइकिल क्या है, ये प्लैनेट के एटमॉस्फेयर क्या है, अब दिख जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि ये दोनों अपना काम फुल स्पीड पे, ये तो चल गया, इसका कैटलॉगिंग स्टार्ट कर दिया गया है, ये देखिए आने वाले टाइम में कब लॉन्च होता है, कब सक्सेसफुल होता है। तो बहुत अगर अच्छे औजार मिल जाते हैं, बम बम होगा, मतलब ये फील्ड ऐसा हो जाएगा जहाँ पे हम लोग गारंटी देखिए, जैसे अभी बोलते हैं यहाँ प्लैनेट है, वैसे आने वाले टाइम में मिल सकता है कि ह्यूमंस के लिए बहुत क्लोज तक वो हैबिटेबल प्लैनेट होगा, क्योंकि तब भी यही लिमिट रहेगा भैया, टेक्टोनिक प्लेट्स आप थोड़े देख लोगे कैसा है, या रेडिएशन आप चेक नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ लिमिटेशन तो रहेंगे, लेकिन बाकी सारा चीज़ एक रफ आइडिया अच्छे से मिल जाएगा। तो ये हमारी उम्मीद है आने वाले सदी से। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में, कैसे हम लोग उसका अंदाज़ा लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।